बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आपको शेड्यूल दिया गया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में आपको आज जो शेड्यूल था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कराने थे। जैसा कि पहले हम लोग शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही कर रहे थे, लास्ट में जब कोचिंग आपकी बंद हुई थी उस समय जब कोरोना की वजह से, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही शायद एक लेक्चर या 2 लेक्चर हुए थे जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद एक लेक्चर आज और कराना था, तो कुछ आज हम क्वेश्चन आपको कराएंगे जिससे कि पीछे की सारी बात याद हो जाए। फिर उसके बाद नए टॉपिक हम लोग उठाएंगे आगे। तो आइए भाई क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा पीडीएफ फाइल पहले हम लोग आपको दे देते थे, उसमें क्या कहते हैं पेपर देते थे, लेकिन अभी पेपर जो है ये एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में रोज़ का रोज़ डाल दिया जाएगा। तो पेपर आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको मोबाइल से ही देख लें या फिर चाहें तो उसको निकाल लीजिए, प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, और जब कोचिंग आएंगे तो आपको मिल जाया करेगा क्वेश्चन। तो आइए भाई, बहुत लोग आ गए। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। छवि सिंह, अतुल, अंशु वर्मा, अरुण सिंह, देवेश पांडे, कुसुम कुमारी, मोहम्मद आसिफ, जोया अली, थैंक यू थैंक यू। हाँ, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ अभी तो नहीं मिल पाएगा, हाँ, लेकिन अभी ग्रुप में पड़ जाएगा। अभी ग्रुप में पीडीएफ आपको पड़ जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। बाकी अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे, आंसर भी बताते जाएंगे, सॉल्व भी करते जाएंगे। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि देख के आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन इजी है। अच्छा, आज जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, और साथ साथ हमने जो क्वेश्चन लिया है वो इजी सवाल इसलिए उठाया है कि थोड़ा एक बार प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड से हमें एल्युमिनियम प्राप्त करना, वो भी 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करना है, तो करा कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मैं जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताया था तो मैं यहाँ पे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बताया था कि एल्युमिनियम, देखो भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड को यहाँ पर देख लो, जरा सा इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो कैथोड पर एल्युमिनियम ही डिपॉजिट होगा। एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। और कितना होगा तो करना, जितना ग्राम इक्विवेलेंट चार्ज पास होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट एल्युमिनियम यहाँ डिपॉजिट होगा। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज जितना हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पास करेंगे उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड। और चार्ज के टर्म में यदि हम ग्राम इक्विवेलेंट लिखें तो आप लिख सकते हैं कि Q/F, दिस इज ए ग्राम इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ चार्ज। और मोल, 1 मोल एल्युमिनियम यहाँ डिपॉजिट करना। अच्छा, मोल के टर्म में ग्राम इक्विवेलेंट आपको बताया है मोल इंटू इट्स एन फैक्टर, मोल इंटू इट्स एन फैक्टर। अच्छा, 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट करना तो मोल 1। अच्छा, एल्युमिनियम यहाँ देखो +3 से 0 में जा रहा है, तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का वही एन फैक्टर होगा, तो इंटू एन फैक्टर 3 Q/F। यहाँ से Q निकाल लो तो 3F आएगा। इसका मतलब ये आ गया कि एक एल्युमिनियम ऑक्साइड से यदि 1 मोल एल्युमिनियम यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो आपको 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। इट मीन्स आंसर विल बी C। इसका आंसर C आ गया। हाँ, यस, C आंसर इसका आ जाएगा। बाकी आप लोग लगाते चलना। हाँ, देवेश पांडे का आंसर C आ रहा है, अंशु वर्मा का भी आंसर C आ रहा है, तो फर्स्ट का आंसर C। ऐसे हमें 25 क्वेश्चन देखने हैं और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में या तो आए हैं या उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, वही मैं आपको आज लिया हूँ। बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं करना। इस समय कोरोना काल है, इस समय वैसे भी मानसिक प्रेशर है, तो बहुत परेशान नहीं होना है आपको। क्वेश्चन मीडियम हम लोग लेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू पूरे प्रैक्टिस करवा देंगे, पूरे चैप्टर्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर सवाल पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर सवाल ये कह रहा है यहाँ पर कि, एक सेकंड जरा रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक
मिनट भाई रुक जाइए। हाँ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। ये है, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का आंसर पता चल गया, सेकंड नंबर सवाल में आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP व्हेन अ करंट ऑफ 5.36 एम्पियर इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, डाइल्यूट H2SO4 का सोल्यूशन है, उसमें 5.36 एम्पियर का करंट 5 घंटे तक पास किया गया, तो कह रहा कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होगा। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपको बता भी रखा है कि डाइल्यूट H2SO4 का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, दोनों में अंतर बताया था। डाइल्यूट H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस कराने से प्रोडक्ट कुछ और बनता है, कंसंट्रेट H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस कराने से प्रोडक्ट कुछ और बनता है। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है, और आप जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो शायद आपको याद होगा कि कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और यहाँ पर, और एनोड से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। पूरी बात आपको रिकॉल होना चाहिए, पीछे की बात बता चुका हूँ, ध्यान देना। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई यदि हमें इसमें, इस सेल के अंदर हमें इतना एम्पियर का करंट पास हो रहा, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू दी गई है 5.36 एम्पियर का करंट पास किया जा रहा है, और समय यहाँ लिया जा रहा है कितना, 5 आवर्स, 5 घंटा, और घंटे को यहाँ पे किस में बदल लो भाई, सेकेंड में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 60 कर देना, ये सेकेंड में बदल जाए, और आपको फिर वही नियम यहाँ लग जाएगा, जितना ग्राम इक्विवेलेंट करंट पास करेंगे उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट यहाँ हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा है, तो हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम के टर्म में लेना, और यहाँ पे करंट के टर्म में ग्राम इक्विवेलेंट ले लेना। तो I × T/F, दिस इज अ ग्राम इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ करंट, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ लग देना। और आपको आइडिया होगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकालना है तो सीधा लिख देना मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इट्स एन फैक्टर। और हाइड्रोजन गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, किसी भी गैस का, आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, और हाइड्रोजन गैस का एन फैक्टर 2 होता है। सॉल्व कर देना तो 11.2 इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का यही आएगा बेटा। और खैर यहाँ पे हमसे पूछा है कि 5.36 एम्पियर का करंट यदि 5 घंटे तक इस डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन में प्रवाहित किया जाए तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। तो करंट की वैल्यू पहले लिख लो, यहाँ पे है 5.36, और टाइम यहाँ पे सेकेंड में रखना, तो 5 आवर्स दिया था, तो 5 आवर्स को सेकेंड में बदलो, पहले 60 से मल्टीप्लाई करो मिनट में, फिर 60 से मल्टीप्लाई सेकेंड में, डिवाइडेड बाई 96500 कूलम, लगभग ये वैल्यू आ रही है। फैराडे का वैल्यू आपको 96368 होता है, लेकिन मैं वैल्यू उसको राउंड ऑफ करके ले लिया 96500। और वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का कितना रिलीज होगा ये निकालना है, और हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये भाई देखो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम से ग्राम इक्विवेलेंट आता है, और हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा 11.2। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाए। और क्या करना है ध्यान से सुनो, अभी आप जाके घर में लगा के ट्राई भी कर लेना एक बार। जब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे ऊपर वाले को, तो ये लगभग नीचे वाली वैल्यू के ही बराबर आएगा, तो ये पूरी वैल्यू लगभग कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, 11.2 इधर आएगा। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी रिलीज होगी, 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाए। तो ठीक है, आंसर बी, यस आंसर बी आया हुआ है कुछ लोगों का 11.2, और मैंने लगा भी दिया, आंसर बी ही आएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बेटा बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सेकेंड नंबर सवाल हो गया, आपने आंसर भी देख लिया। ऐसे आंसर देखते चलना, एक बार आंसर टिक कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट जब आपको ये PDF मिल जाएगा तो उससे लगा के एक बार और ट्राई कर लेना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर सवाल में शायद आपको मालूम होगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, याद भी होगा। ये देखो कह रहा है कि कुछ इलेक्ट्रोड हैं जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। कहना यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। अब वो देख लो, नीचे पता चल जाएगा हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो कहना यहाँ हर जगह रिडक्शन हो रहा है। देखो K+ से K बन रहा है, यहाँ Hg+2 से Hg, Cr+3 से Cr,
और यहाँ पे Mg+2 से Mg, Ag+Ag, हर जगह रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब सभी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल यदि सबका दिया है और आपसे पूछ रहा करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। जहाँ तक याद होगा, मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात किया था तो मैं कहता था कि जैसे Li+ इलेक्ट्रॉन लिया, ये Li में बदल गया, रिडक्शन हुआ, आगे बढ़ते गए, बीच में H+ आयन आया, इलेक्ट्रॉन लिया, ये हाइड्रोजन बना दिया और आगे बढ़ते गए, लास्ट में फ्लोरीन आया था F2, और इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये 2F- बना। ये हर जगह रिडक्शन हो रहा। पूरा ECS आपके दिमाग में यदि होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे टॉप पर ये Li+ जब रिड्यूस हो रहा था तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा, Li+ से जब Li बन रहा था तो इसकी वैल्यू थी -3.05 वोल्ट। और आगे जाओ लास्ट में, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल H+ आयन का जब मैंने निकाला था तो ये आया था 0.00 वोल्ट। और लास्ट में फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है और ये वैल्यू आती है प्लस 2.87 वोल्ट के लगभग। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, पूरा ECS तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन हम आपको एक हिंट देना चाहते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे SREP बढ़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा होता है। और आपके सामने एक बात रखा था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, देखो यहाँ पर इसका मिनिमम SREP है, मिनिमम, एक सुन लो ध्यान से, एक बात रिवाइज करा दे रहा हूँ, मिनिमम SREP है बेटा, इसका मतलब इसका मैक्सिमम SOEP होगा, SOEP यहाँ पे मैक्सिमम होगा। इसका मतलब इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, मिनिमम। रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है तो कहना कि मिनिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, मिनिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसकी सब कम होगी और इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो कहना मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी। और बातें जरा सुन लो जल्दी से। एक बात और बता दूं यहाँ पर कि ये तो हो गई बात, और एक बात और जान लेना कि मिनिमम SREP है, मतलब इसका कितना मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर होगा और इसका मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। और एक बात कह देना, इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी। इतनी सारी बातें यदि इसके बारे में आप सीख लें तो बहुत सारे सवाल इसी से लग जाएंगे। तो देख लो, मिनिमम SREP है, मैक्सिमम SOEP है, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अच्छा, जो कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जब देगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर अच्छा ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा। तो वही है, करा इसका रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर मिनिमम होगा और इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी। और वैसे भी आपको मैं बता चुका हूँ, SREP जितनी कम उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो यही सारी बातें मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ, लिखूंगा नहीं या लिख देता हूँ, या यहीं पे सारी लाइनें आप दिमाग में बैठा लो। इसकी SREP मैक्सिमम, तो कहना मैक्सिमम SREP, देख लो बेटा, मैक्सिमम SREP। एक इसलिए बता रहा हूँ, इससे कई सवाल अभी आगे 2-3 सवाल इसी पे लग जाएंगे, बेस्ड इसी पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसलिए यहीं पे एक ही जगह बता दे रहा हूँ। तो मैक्सिमम SREP होगा और इसके बाद आगे बढ़ोगे तो इसको कह देना इसका मिनिमम SOEP मिनिमम होगा, या फिर एक कह देना कि मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होने की टेंडेंसी, रिड्यूस करने की नहीं, रिड्यूस होने की इटसेल्फ, रिड्यूस होने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी। और मिनिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मिनिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होगी, या फिर कहना इसका रिड्यूसिंग पावर मिनिमम होगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होगा, मतलब मिनिमम रिड्यूसिंग पावर और मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, इतना सारा। और इसकी रिएक्टिविटी ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाते हो रिएक्टिविटी घटती है, क्योंकि SREP बढ़ती है तो इसका कह देना मिनिमम रिएक्टिविटी। इतनी सारी बातें यदि आप रिकॉल करते हैं, दिमाग में रखते हैं
तो इस सवाल का जवाब इजीली आपको आ जाएगा। देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोड का सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। देखो ना यहाँ पे देखो, रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम कब है, जब एसआरईपी मिनिमम है। एसआरईपी और रिड्यूसिंग पावर में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स। इसका मतलब पूरी कहानी हमें समझ में आ गई कि रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसआरईपी के। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड का एसआरईपी दिया है, जिसका एसआरईपी की वैल्यू कम होगी उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। ये दिमाग में सेट कर लो और इसे ऑर्डर बना सकते हो। तो देखो सारी वैल्यू देखो निगेटिव में है, निगेटिव में सबसे कम एसआरईपी यहां पर होगी। निगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा होती है मैग्नीट्यूड उतना कम होता है, तो सबसे कम एसआरईपी इसकी है। इसका मतलब ये हो गया कि रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा इसका होगा। पोटेशियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन है भाई, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, उसके बाद जरा सा सेट कर लो, फिर आ जाएगा कौन, क्रोमियम, फिर आ जाएगा उसके बाद मरकरी, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका सिल्वर। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर पोटेशियम का, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम क्रोमियम, उससे कम मरकरी और उससे कम सिल्वर का होगा। तो इसका आंसर बी दिया है। नितेश सक्सेना का आंसर आया है बी, नेहा यादव का भी बी, अंशुमन का भी आंसर है, हाँ दीपक वर्मा का भी आंसर बी। यस, तो आइए इसका आंसर बी सही होगा। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड आंसर। तो थर्ड का आंसर बेटा सेकंड हो जाए। तो अब आइए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से सुने इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 4 भाई कैसे लगाएंगे, देखिए एक बात बताऊंगा यहाँ पर। कह रहा है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड है उसका हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताना, माने के की वैल्यू बताना है, और ये है लेमडा एम और ये है लेमडा एम। करने का मतलब ये है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन। और जैसा कि आपको बताया हूं बेटा कि वीक कोई एसिड है, जैसे HA है तो HA टूटेगा तो क्या बनाएगा, H+ और A-, तो ये वीक मोनोबेसिक एसिड। और आप पढ़ते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में, याद होगा कि वीक मोनोबेसिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालने का फार्मूला पढ़ा होगा आपने कि C⁴/1 - अल्फा होता है। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि यदि मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हो, जब मैं आपको कोहरलास लॉ का एप्लीकेशन बता रहा था तो वहाँ 3 एप्लीकेशन में की बात किया था। वहाँ पे एक बात बताया था कि कोहरलास लॉ की सहायता से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, अल्फा। और अल्फा निकालते कैसे हैं, तो अल्फा बराबर होता है कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन अपॉन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बताया। तो यहाँ मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देना, बस कुछ नहीं। फार्मूला ये लगेगा Ka बराबर C⁴, अल्फा की वैल्यू ये रख देना यहाँ पर, क्योंकि इस टर्म में हमें आंसर देना है वो कह रहा है। तो यहाँ पे लिख देना C × मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर कर देना बेटा, अपॉन 1 और फिर वही मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ स्क्वायर कर दो। देखो इसके आगे हम आंसर बता रहे हैं, K बराबर हो जाएगा C और इंटू A हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का भी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कर देना। ये देखो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो इसमें से पार्ट एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा Ka बराबर, डायरेक्ट देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो Ka बराबर आ जाएगा आपका C × मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर और अपान हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वाला जो बचा, और ये ऊपर चला जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन। ये एक्सप्रेशन हमारा आएगा कि Ka बराबर आ जाएगा C × मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ब्रैकेट में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टेंस। ये कौन सा आंसर सही होगा, आप मैच करा लीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा ये बी आंसर सही हो जाएगा, सेकंड आंसर सही होगा।
कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है, 4 का आंसर बी दे रखा है। यस, समीक्षा पटेल का आंसर आया 4 का बी, अनुष्का का भी आंसर है बी, और निर्भय का भी आंसर भी आया। ठीक है, आंसर आप लोगों का सही आया है। अर्चना पांडे, सब लोगों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, ओके। मनोज गंगवार का भी आंसर बी है, आदित्य, अमन, इन सब लोगों का भी बी आ रहा है। चलिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। 5 नंबर सवाल देखो, हमने सवाल सिर्फ वही लिया है जो क्वेश्चन आप इजीली पहली बात लगा सकें, क्योंकि आज पहला दिन था तो मैंने सोचा थोड़ा इजी सवाल पे ही आज काम करते हैं, जिससे थोड़ी एक प्रैक्टिस बन जाए। उसके बाद आगे अच्छे सवाल भी हम आपको और कराएंगे। अच्छे सवाल उतना ही कराएंगे जितना एग्जाम में आता है। बहुत ज़्यादा अच्छा कराने का मतलब भी नहीं कि बहुत अच्छा करा दिया और पता लगा दिमाग खूब लगाया गया और सवाल आता भी नहीं वैसा। तो करीब इधर 6-7 सालों में जो सवाल आते हैं जिस लेवल के, उसी पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस समय बड़ा मूल्यवान है इस समय, और इस समय हमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ बेटा, विचार करो जरा सा। करा 3 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, मोल्टेन Al2O3, ध्यान से सुनो, Al2O3 है एक कंटेनर में, मोल्टेन है माने प्योर, दूसरे में है कह रहा है कि एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है माने इसमें जल भी है, पानी भी, और आगे करा मोल्टेन NaCl है, यस प्योर NaCl है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोड लगा करके हमने क्या किया कि 3 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी सभी में पास हो रही। इसका मतलब सभी को हमने सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, सभी में सेम चार्ज पास होगा या सेम करंट पास होगा। फैराडे का सेकंड लॉ याद करो। तो इसका मतलब 3 फैराडे का चार्ज यहाँ भी पास हो रहा है, 3 फैराडे का यहाँ भी, 3 फैराडे का यहाँ भी, क्योंकि सबको सीरीज में जोड़ा गया। अब बताइए भाई, यहाँ पे एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा, अच्छा यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। क्यों डिपॉजिट होगा, क्योंकि एक्वस है, लेकिन यहाँ पर पानी भी होगा। H+ आयन और Cu+2 आयन, कॉपर आयन और H+ आयन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही रिड्यूस होगा। तो कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, H+ आयन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, और कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वही रिड्यूस होगा। तो कॉपर आयन सोल्यूशन का यहाँ कॉपर के रूप में डिपोजिट होगा। यहाँ पर मोल्टेन NaCl है तो सोडियम आयन केटायन जो है यहाँ सोडियम के रूप में डिपोजिट होगा। सवाल में खैर हमसे पूछा है कि इन तीनों का जो डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पर, इनके मोल का रेशियो बताओ। अच्छा सुनो बेटा, फार्मूला चाहो 3 लगा दो चाहे एक ही साथ कर लो। इधर देखो मैंने कहा 3 फैराडे, तो यहाँ लिखो Q/F बराबर होगा मोल इंटू इट्स N फैक्टर। पहले वाले में काम कर रहा हूँ, तो बताओ यहाँ पे कितना मोल एल्युमिनियम डिपोजिट होगा, ये निकालना है। एल्युमिनियम का मोल निकालना, और N फैक्टर 3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम +3 से 0 में जा रहा है 3। अच्छा Q 3 फैराडे का चार्ज पास हो रहा, अपान का फैराडे, तो फैराडे कैंसिल हो गया, इसका मतलब मोल आप अच्छा 3 कट जाएगा। एल्युमिनियम का यहाँ 1 मोल एल्युमिनियम यहाँ पे डिपोजिट होगा, ये पता चल। 3 फैराडे चार्ज यदि इसके अंदर पास करोगे तो 1 मोल एल्युमिनियम यहाँ डिपोजिट होगा। सिमिलरली यहाँ लगा के देखो भाई, Q/F बराबर हो जाएगा मोल इंटू इट्स N फैक्टर, और यहाँ पे Cu+2 फॉर्म में है, Cu में जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का, तो N फैक्टर 2 होगा। कितना मोल कॉपर का डिपोजिट होगा ये पूछा गया है। 3 फैराडे का चार्ज यहाँ अगेन 3 फैराडे अपान फैराडे कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल कॉपर का कितना डिपोजिट होगा, तो 2/3 आएगा। 2/3 का मतलब 3/2 गलत बोल गए। मोल कॉपर का कितना डिपोजिट होगा, तो 3/2 कर देना। 3/2 का मतलब 1.5 मोल यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे कॉपर का कितना मोल डिपॉजिट, 3 फैराडे का चार्ज पास करने पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, 5 का C, यस बिल्कुल सही है। और ए लास्ट वाले का देख लो भाई, Q/F बराबर हो जाएगा मोल इंटू इट्स N फैक्टर, और यहाँ पर 3 फैराडे का चार्ज पास हुआ, 3 फैराडे अपान फैराडे मोल। हमें सोडियम का कितना डिपॉजिट होगा निकालना है बेटा, और इसका N फैक्टर 1 होगा, क्योंकि सोडियम +1 से 0 में जा रहा है। N फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही N फैक्टर होगा, यहाँ 1 कर देना। नंबर ऑफ मोल सोडियम का कितना डिपॉजिट होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 मोल डिपॉजिट होगा। तो देखिए डिफरेंट सेल के अंदर कैथोड पर डिफरेंट एलिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं, और कितना कितना मोल डिपॉजिट होगा। तो ये आ गया कि मोल ऑफ एल्युमिनियम 1 मोल डिपॉजिट होगा, मोल ऑफ कॉपर आया 1.5 मोल डिपॉजिट होगा, और 3 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा। तो उनका रेशियो आ गया 1 मोल 1.5 मोल 3 मोल। क्रम से आंसर पूछा है तो आंसर इसका थर्ड आ जाएगा। तो 5वें का आंसर थर्ड है। आस्था कटियार का आंसर थर्ड आ रहा है, अरुण सिंह थर्ड, अतुल कुमार थर्ड, दीपक यादव का भी आंसर आया है, सत्य प्रकाश प्रजापति, अनुष्का साक्या, सभी का आंसर C आ रहा है। ठीक है भाई, ओके थैंक यू। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। बस आंसर जल्दी जल्दी निकाल के देना है, क्योंकि यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आंसर फटाफट आप दे पाएंगे। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार लोगों ने पूछा है और ये अनसॉल्व का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 2008 का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो। करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, दो लोग हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्या क्या? एक तो Fe+2 से Fe, यहां लिख दे रहा हूं, यहां समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लेना। Fe+2 से Fe, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल, यहां रिडक्शन हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe+2 से Fe में कन्वर्जन हो रहा है, इसकी वैल्यू है -0.44 वोल्ट है। और Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, यहां पे देखो मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से, पहले वहां सही समझ में नहीं आएगा। Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, यहां भी रिडक्शन हो रहा है, इसका वैल्यू दिया +0.77 वोल्ट दिया है। सुनो बेटा, Fe+3 Fe में रिड्यूस होके उसकी वैल्यू दी गई है, Fe+3 Fe+2 में रिड्यूस हो रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई। अब सवाल में पूछा है, हमने कहा कि Fe+2 Fe+3 और Fe, इन तीनों Fe ब्लॉक है, इन तीनों को एक साथ रख दिया जाए तो क्या होगा, ये पूछा गया। तो पहले एक काम कर लो, शायद 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर देना है मुझे तो हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक काम करो बेटा, तुम चाहो तो पहले बताओ Fe+2 से Fe रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ दिया है, और Fe+3 से Fe+2 यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। मैंने कहा था कि दो इलेक्ट्रोड का जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन हाफ बना लेना, और जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन हाफ बना लो, और इससे क्या करो, सेल रिएक्शन बना लो, और सेल गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन लिख लो, और उससे उस गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकाल लो। यदि सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आएगा तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और यदि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो खुद पता चल जाएगा कि रिएक्शन में कौन डिक्रीज हो रहा है, कौन इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनो। तो चलो भाई, एक तरीका ये भी है, और दूसरा डायरेक्ट टिक करना है तो ये देख लो। सुनो सुनो सुनो, पहले बताओ रिडक्शन दोनों का हो रहा है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया, और मैंने कहा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल भी बोला था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती। तो देखो इन दोनों में Fe+3 का जो रिडक्शन है, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब है Fe3 क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, इसका मतलब Fe+3 Fe+2 में रिड्यूस होगा, तो इसका मतलब है कि Fe+3 डिक्रीज होगा। आंसर तो ऐसे तुम डायरेक्ट दे सकते हो कि Fe+3 डिक्रीज होगा, लेकिन यदि प्रोसेस से चलोगे तो पहले कहना कि यार Fe+2 Fe में बदल रहा है और रिडक्शन पोटेंशियल दिया, Fe+3 +2 में बदल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन हाफ बना लो, जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन हाफ बना लो। बनाओ चलो भाई, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन हाफ बनाओ, तो ये देखो बना रहा हूं, Fe गिव्स Fe+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, और नीचे वाले का रिडक्शन हाफ बनाओ तो ये हो जाएगा Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe+2 बनाएगा, ये रिडक्शन हाफ है। दोनों को जोड़ो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन राइट में, लेफ्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले इक्वेशन में 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट में बराबर होके कैंसिल हो गया, यहां बना हमारा Fe+2 Fe+3 गिव्स 2 Fe+2, और यहाँ 1 Fe+2 है तो यहाँ हो जाएगा 3 Fe+2 हो जाएगा। ये हमारा सेल का रिएक्शन आ गया। अब जरा बताओ, यह जो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, तो कहना इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लो। स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे आएगा, तो E0 ऑफ सेल बराबर हो जाएगा E0 ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा जरा बताओ, एक लाइन और लिख लो, E0 ऑफ सेल बराबर ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, कहना Fe 0 से +2 में जा रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ लिख देना E0 Fe गिव्स Fe+2, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो +3 से +2 में रिडक्शन हो रहा है, यहाँ लिख देना E0 Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है रिडक्शन। इसका मतलब है Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लो, यहाँ वैल्यू यहाँ पे मैं आंसर निकाल रहा हूँ, इधर E0 सेल का निकालना है बेटा। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, जबकि यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, साइन चेंज करके यहाँ रख देना, तो 0.44 प्लस, और Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है 0.77, जोड़ देना, यहाँ से आंसर आ जाए। क्या आएगा, जरा प्लस आएगा कि माइनस में, जरा जोड़ के देख लो, तो कहना आंसर तो प्लस में आएगा, और कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 121, हाँ यस 121 वोल्ट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो सेल हमारा बना, ये सेल का जो रिएक्शन है
ये स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है। और क्यों? क्योंकि सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है। देख के खुद बता दो क्या हो रहा है, कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी फिजिबल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है। तो बताओ यहाँ Fe भी डिक्रीज होगा रिएक्शन में और Fe+3 भी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन में जरा देखो, कह रहा है Fe+3 इंक्रीज होगा, गलत बात। Fe+3 डिक्रीज होगा, यस। इस रिएक्शन होगी तो Fe+3 तो घटेगा, ये आंसर से। हाँ, यहाँ पे एक देखो डी में दिया Fe+2 डिक्रीज होगा, नहीं Fe+2 इंक्रीज होगा। हाँ, यदि यहाँ Fe+2 इंक्रीज लिखता तो ये भी सही होता। इसका मतलब ये गलत हो गया। और ये भी करा क्या अनचेंज होगा? नहीं, चेंज तो होगा, रिएक्शन होगा तो निश्चित है इनका Fe+3 डिक्रीज होगा, Fe+2 इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत है। इसका आंसर कौन सा सही है? बी। और इतना दी पंचायत नहीं करना, इतना नहीं लगाना, तो डायरेक्ट एक लाइन में लगा सकते थे कि यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। इट मीन्स Fe+3 Fe+2 में चेंज होगा और यही डिक्रीज होगा Fe+3 यहाँ पर। तो आंसर तो वैसे दे सकते थे, वैसे नहीं देना है तो तुम चाहो तो पूरा लगा के चेक कर लो, ऐसे लगा के देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, 7 का आंसर जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए भाई, क्या कह रहा है 7 नंबर सवाल देखो। नर्स इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि नर्स इक्वेशन वैसे हमने पढ़ा है, हमें मालूम है कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल, याद करिए, -2.303 RT/NF log Q। ये होता है नर्स इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर। और एक नर्स इक्वेशन पढ़ा है एट 25 डिग्री सेल्सियस, खैर उसकी जरूरत नहीं, जाने दो। अच्छा बेटा, ये जो था 2.303 से लेके यहाँ तक का ये पूरा, इसको चाहो तो ln में बदल सकते हो, तो ये लिख देना ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा RT/NF लॉग, सॉरी लॉग नहीं, ln Q कर दो। ये इक्वेशन हमारा बन गया ln के टर्म में। ये है नर्स इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर इन टर्म ऑफ ln, में ये लिख दिया। सवाल में एक लाइन बोला है, यदि जो Q है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर हो जाए। अरे कहना, मैं एक बात जानता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था तब, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों में मैंने बताया था कि एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, तो कहना यहाँ Q जो होता है वो Kc के बराबर हो जाता है। और बेटा एक बात और भी बताया था, इक्विलिब्रियम पर Q Kc हो जाता है और इक्विलिब्रियम पर सेल का जो EMF होता है वो 0 होता है। ई नॉट सेल 0 नहीं होता, इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होता है। इसका मतलब ई सेल 0 होगा तो Q करा है Kc हो जाएगा। Q माने वही जो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर हो जाएगा। तो निश्चित है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा तभी तो Q Kc के बराबर होगा, और इक्विलिब्रियम पर फिर ई सेल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ई सेल है ये 0 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। इसका मतलब इसका आंसर जरा बता दो कौन सा हो भाई, ई सेल, यही ई सेल 0 होगा। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। देख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बेटा वो थर्ड आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो थर्ड आ जाएगा। यस, हाँ, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। आंसर आपका सही आ रहा है, हाँ थर्ड ही होगा। यस, कुछ लोगों का आंसर थर्ड आ रहा है तो मैच करा लेना। कौन सा क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर थर्ड, ई सेल 0 हो जाएगा। अरे भाई, जब Q Kc हो गया इसका मतलब तभी होगा जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाएगा। 1 मिनट का काम है बस। देखो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 के आगे बढ़ो भाई। 8 नंबर सवाल बहुत इजी सवाल है, लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस माने, मोलर कंडक्टेंस बराबर आप पढ़े होंगे कि 1000, या इसे लिख दो, मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है वैसे कप्पा इंटू वी होता है। मैंने बहुत डिटेल बताया है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो तुम कि मोलर कंडक्टेंस बराबर होगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, यही होता है। और यहाँ पे कप्पा लिखना। अच्छा सुनो, रजिस्टिविटी कराए एक्स दिया है। रजिस्टिविटी मतलब समझ रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रजिस्टिविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं। इसी को हम रजिस्टिविटी भी बोलते हैं बेटा। और आप पढ़ते हैं कि कप्पा जो होता है 1/रो होता है, सर पढ़ा होगा, रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
या रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। कप्पा क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कप्पा बराबर 1/ρ होता है। तो यहाँ पे कप्पा की जगह 1/ρ लिख देना। तो रो की वैल्यू x दी गई है, तो यहाँ पे 1/x कर दो सीधा। अरे यहाँ x की वैल्यू x दी गई ना, रजिस्टिविटी x दी गई है, और इनटू 1000 और डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। अच्छा एक बात और पढ़ते हो, नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बराबर होगा नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। बताओ इसकी नॉर्मेलिटी दी गई H2SO4 की 0.1 और इस H2SO4 का n फैक्टर 2 होगा। इसका मतलब मोलैरिटी यहाँ रखना है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब निकालते हैं तो यहाँ नॉर्मलिटी रखते हैं, लेकिन मोलर कंडक्टेंस में यहाँ मोलरिटी रखना। तो मोलरिटी निकाल लेना, तो नॉर्मलिटी अपन एन फैक्टर, नॉर्मलिटी 0.1 दिया था, एन फैक्टर 2 होगा। इसका मतलब 0.1/2 और 2 चाहो तो ऊपर लिख दो। इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस बराबर आ जाएगा 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 0.1। ये एक्सप्रेशन जहां भी होगा वही सही होगा। तो देख लो भाई कौन सा आंसर सही होगा, 2 इंटू 1000 अपन x इंटू 0.1, आंसर विल बी बी। इसका आंसर बी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने दिया है उनका आंसर बी आ रहा है, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट आइए बेटा, आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ज़्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा डिस्कशन भी कर दूं, जिससे कि पीछे की बात थोड़ी याद आ जाए। 9 नंबर सवाल भी लग जाएगा, इजी क्वेश्चन है, सेल कांस्टेंट से रिलेटेड सवाल है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपने लगाया होगा। देखो भाई क्वेश्चन करे बेटा कि द रेजिस्टेंस ऑफ n/10 KCl। अच्छा KCl का n फैक्टर 1 होगा, साल्ट है इसका n फैक्टर 1 होगा, तो इसका n फैक्टर 1 है तो जितनी नॉर्मलिटी होगी वही मोलरिटी होगी। इसका मतलब KCl की मोलरिटी 1/10 दी गई है, वही नॉर्मलिटी जो है वही मोलरिटी भी होगी। अच्छा आगे बढ़ो, करा कि रेजिस्टेंस दे रखा है, R की वैल्यू दिया है 245 ओम दिया हुआ है। करा इलेक्ट्रोड जो है सेल के अंदर, ये देखो सेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं और इनके बीच की दूरी दी गई है जिसको हम L बोलते हैं। ये वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर दिया गया है भाई, और इलेक्ट्रोड का एरिया दिया है। करा एरिया ऑफ एनी इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, एरिया माने यहाँ पे इलेक्ट्रोड का दे रखा है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी दिया, इलेक्ट्रोड का एरिया दिया, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है। हम पढ़ते हैं कि मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये देख लो मैं लिख रहा हूँ फिर से, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। और या फिर कप्पा तो डायरेक्ट दिया नहीं है तो कहना निकाल सकते हैं, मुझे फार्मूला मालूम है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट में एक रिलेशन मैं आपको बताया हूं, याद करिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होता है बेटा। एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस ही कंडक्टेंस होता है, और सेल कांस्टेंट होता है L/A, सेल कांस्टेंट होता है। बस यहां से कप्पा निकाल लो, तो कप्पा बराबर आ जाएगा 1/R। और अच्छा R दिया है तो ये लिख दो सीधा 1/245 इंटू दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर और एरिया इलेक्ट्रोड का दिया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया टोटल कप्पा आ गया। तो कप्पा की वैल्यू यहाँ रख दो 1/245 और इंटू यहाँ पर लिख देना 4/7, ये हो गया इंटू 1000 और डिवाइड बाई मोलरिटी। मोलरिटी इसकी दी गई और जो नॉर्मलिटी है वही तो मोलरिटी होगी 1/10। 1/10 का मतलब 1/10, 10 चाहो तो ऊपर लिख दो, सॉल्व कर देना, यहाँ से मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना तो ऊपर आ जाएगा सीधे कितना, 10,000 मतलब 40,000, 40,000 और 40,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख देना कि ये आ जाएगा 245 इंटू 7, सॉल्व कर देना, यहाँ से मोलर कंडक्टेंस आ जाए। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल के लमसम देख लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 23.32 वैल्यू आ जाएगी। ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है। यूनिट के साथ लिखना हो तो लिख देना इसका यूनिट क्या होगा। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबकी यूनिट बताया हूँ। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन क्या होता है सब बता चुका हूँ, सब आपको डिटेल डिस्कस किया गया है। तो ये सवाल लग जाएगा, इसका आंसर बेटा सी हो जाएगा। यस, कुछ लोगों का आंसर सी आया है, अतुल कुमार और अंजय सिंह और अर्चना पांडे, अतुल कुमार निर्भय, हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 7 का सी, नितेश सक्सेना का आंसर भी सी आ रहा है। यस, 23.32, यस बिल्कुल आंसर सही है। 9 का आंसर 3 हो जाएगा। इसे क्या है कि एक बार सारा फार्मूला रिवाइज हो जाएगा।
क्वेश्चन बेटा देखो पिछली साल भी यही हुआ कि बहुत लोग बहुत बहुत सवाल पढ़ते रहे कि इसमें एम्स जुड़ा है, ऐसा सवाल आएगा, वैसा आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा। बहुत इजी दिया और कहीं से नहीं, बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया। तो इस साल भी कोरोना का महामारी चल रहा है, इस साल भी पेपर बहुत हार्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि पेपर बनाने वाले को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई हमें पेपर, बच्चों को मेंटल वैसे भी सब प्रेशर में है, तो ऐसा पेपर नहीं देना है जिससे कि लोग परेशान हों और सड़क पर आ जाएं, जो है कहते हैं चक्का जाम करें। तो ये सब वो नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे पेपर इजी दे करके बच्चों का सिलेक्शन करा लिया जाए। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मीडियम बिल्कुल आप तैयारी करें, स्पीड अच्छी करिए, क्वेश्चन खूब लगाइए, प्रैक्टिस खूब करिए, बस यही आपको वहाँ पे काम कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के आगे बढ़िए भाई, लेकिन पढ़ेंगे सब कुछ हम लोग तो भाई एक तरीके से मीडियम से थोड़ा आगे ही चल के डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल लग जाएगा भाई, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। अच्छा सवाल है, ऐसा कॉन्सेप्ट करा कि E0 Fe, जल्दी जल्दी लगाइए, कॉपी पेन लेके बैठो, फटाफट सवाल लगाओ। Fe+2 से Fe जो बन रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है x1, और यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe+3 से Fe, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया x2, और हमसे करा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe+3 से Fe+2 में रिडक्शन जब होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। चलो मान लिया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल x वोल्ट है, ये वोल्ट में दिया है, सब ए वोल्ट में दिया है, इसका x वोल्ट मान लिया, यही x की वैल्यू निकालनी, ये मैंने माना है लेट कि Fe+3 जब Fe+2 में रिड्यूस होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल x वोल्ट ऐसा माना, यही x की वैल्यू हमें निकालना। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि 2 इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, किसी तीसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा हो, तो पहला काम करते हैं कि इन तीनों का, जिनका दिया है और जिनका पूछा जा रहा है, उनका थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे। 10 का आंसर ए आ रहा है, 10 का आंसर ए, यस आंसर ए जिनका आया है बिल्कुल सही है। हाँ, कोमल यादव का आंसर आया है, सतीश यादव, दीपक वर्मा, नितेश सक्सेना, हाँ 10 का ए जिनका आंसर है, ललित राज, शिवानी सिंह का आंसर भी 10 का ए, ज्योति का भी आया। हाँ मैक्सिमम लोगों का आंसर 10 का ए, वही सही होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में लगा देता हूँ। देख लो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है x1 वोल्ट, इसका दिया है x2 वोल्ट, प्लस में दिया है सब। और उसके बाद वो कह रहा है कि भाई अच्छा बेटा एक फार्मूला बताया हूँ, डेल्टा G0 बराबर होता है -NFE0 होता है। तो पहला काम करो, पहले वाले दूसरे का जिनका पूछा तीनों का थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो। देखो मैं लिख रहा हूँ, तो पहले वाले का लिखो भाई, Fe+2 से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी Fe में बदलेगा, इसका डेल्टा G0 बराबर हो जाएगा माइनस, और 2 का चेंज हो रहा है तो 2NF, देख लो 2F, 2NF नहीं, ये लिख लो, डेल्टा G0 बराबर होगा -2 और F, और इसका वैल्यू दिया है x1, पोटेंशियल इसका x1 है। दूसरे वाले का थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखो भाई, Fe+3 जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये Fe में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देना डेल्टा G0 बराबर -3F(x2), और जिनका पूछा है उनका भी लिखो। तो ये पूछा किसका है, देखो यहाँ पे करा Fe+3 जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी Fe+2 में चेंज होगा, यहाँ पर डेल्टा G0 की वैल्यू है -1Fx, यही x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऊपर जो दोनों थर्मोकेमिकल रिएक्शन दिया, इनको कुछ ऐसे एडजस्ट करो कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा यही है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाए। क्या करें भाई, तो पहले वाले इक्वेशन को रिवर्स कर दो, क्यों, क्योंकि हमें Fe+2 राइट में चाहिए और यहाँ है किधर लेफ्ट, तो इसको रिवर्स कर दो। बस इसको रिवर्स करोगे तो डेल्टा G0 का ये साइन भी चेंज हो जाएगा। देखो मैं रिवर्स करने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिटेल, एक बार देख लेना। यहाँ पर इसको रिवर्स कर दिया, Fe से बन गया Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका डेल्टा G0 की वैल्यू आ गई बेटा 2Fx1, और दूसरा वाला इक्वेशन एटीटीज लिख दो। ये देखो लिख दिया है Fe+3, 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, और इसका डेल्टा G0 की वैल्यू एटीटीज वही -3Fx2, और इन दोनों की सहायता से हम देखो ये तीसरा आ जाएगा। देखो इनको जोड़ दो, केवल पहले इसको रिवर्स कर दो और फिर इसको इसमें जोड़ दो। देखो इसको इसमें रिवर्स करने के बाद ये आया इक्वेशन, और इसको एटीटीज लिख के दोनों को जोड़ो।
तो देखो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और Fe लेफ्ट राइट में है, कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। ये देखो यही तो आ गया Fe+2, ए वाली वैल्यू आ गई। और इसका डेल्टा G0 की वैल्यू है -1 Fx, या Fx सीधा लिख दो। इसका मतलब इसका सम, ध्यान से देखना जरा सोच के समझ के, इसका और इसका, ये दोनों वैल्यू को जब जोड़ोगे तो इनका सम इसी के बराबर होना चाहिए, इनका सम इसके बराबर। एक बार सीख लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अपना लगा लेना, लग जाएगा। चलिए भाई इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 2Fx1, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, अब आपको इधर जगह बना दे रहा हूँ, देख लो जल्दी जल्दी सॉल्व करके, आंसर पहला ही आएगा, कैसे आएगा वो देखो। तो ये हो जाएगा 2Fx1 और माइनस, और ये हो जाएगा 3Fx2, ये बराबर हो जाएगा बेटा -Fx के बराबर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, सॉरी F कॉमन लेना, F, या पर एक काम करो, पूरे इक्वेशन में माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो जाएगा -2Fx1, यहाँ +3Fx2, यहाँ पर हो जाएगा Fx हो जाएगा। F यहाँ से कॉमन ले लो तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा -2x1 और यहाँ पे आएगा 3x2 और ये बराबर होगा Fx। F दोनों तरफ कैंसिल और इसको लिख दो, x बराबर आ जाएगा 3x2 - 2x1, आगे पीछे करके लिख देना। ये हमने माना था कि जब Fe+3 से Fe+2 में रिडक्शन होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू x माना था, x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट होगा। तो 10 का आंसर जिन्होंने फर्स्ट दिया था बिल्कुल सही दिया था। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जरा बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, जरा सा देखें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ध्यान से पढ़िए। करा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ हाफ रिएक्शन है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में। और करा बताओ इसमें स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये बताना। बताइए जल्दी से सॉल्व करके। स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 11 का आंसर बी आ रहा है, किसका भाई, दीपेश पांडे का 11 का बी आ रहा है। गलत है भाई, 11 का बी नहीं आएगा। हाँ मनीष नहीं, हाँ ज्योति का आंसर आ रहा है 11 का 1, विशाल 11 का 1, दिशा सचान का आंसर भी ए है, यस। ललित राज, मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आ रहा है। आस्था, अतुल, कोमल यादव, नितेश सक्सेना, राकेश द्विवेदी, सॉरी रक्षा द्विवेदी, आप सभी लोगों का आंसर ए है और ए सही है, बिल्कुल ए सही है। कैसे सही है ये मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन। आपको मैं जब क्लास में आप पढ़ रहे थे तो मैं एक बात बताता था, देखो एक डिफरेंट रिएक्शन है और हर जगह रिडक्शन हो रहा है, ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ भी रिडक्शन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह रिडक्शन हो रहा है। अच्छा इसी रिएक्शन को यदि मैं चाहूँ तो उलट के पहले एक बार लिख लो फिर बताता, इसी को रिवर्स करके लिख लो। तो मैंने लिख दिया 2F माइनस गिव्स F2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा तो इसका E0 की वैल्यू जो हो जाएगी अब हो जाएगी -2.85। इस बार दूसरे वाले को भी उलट दो तो हो जाएगा 2Cl माइनस गिव्स Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर E0 की वैल्यू हो जाएगी -1.36। तीसरे वाले को उल्टो भाई तो हो जाएगा 2Br माइनस गिव्स Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा E0 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -1.06 वोल्ट। कहना सर क्यों ये सब लिख रहे हो, इसलिए लिख रहा हूँ, अभी बताऊंगा कुछ चीज़ें, यहाँ पर देख लेना। लास्ट में लिख देना, इसको भी रिवर्स करके लिखो तो 2I माइनस गिव्स I2 + 2 इलेक्ट्रॉन और इसका E0 की वैल्यू आ जाएगी -0.53 वोल्ट। अच्छा देखो मैंने देखा कि यहाँ जो दिया था ये हर जगह रिडक्शन हो रहा था, इसका मतलब ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया था। अच्छा यहाँ पर F2 का रिडक्शन हो रहा है और आप कहते हैं जिसका रिडक्शन होता है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसका मतलब यहाँ F2Cl2 रिएक्शन जो आपको दिया है, F2Cl2 Br2 और I2 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो वैसे भी खैर आप पढ़ते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर SRP बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ता है, ऐसा बताया था।
चलो इधर देखो सुनो, वहां से दिमाग न चलाओ तो यहाँ चलाओ। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, इसका ज़्यादा। अच्छा ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक काम करो बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है कहना उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसका तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो जिससे लेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो क्या करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब यह कस के क्या होगा, रिड्यूस। और कस के रिड्यूस होगा माने किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा कस के, और उसको कस के क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो यह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर इन चारों में जब कंपेयर करके देखोगे तो फ्लोरीन ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो बात कर रहा था, यही फ्लोरीन होगा F2। और यही सारे रिएक्शन सुनो, अब इधर से तो सब रिडक्शन हो रहा था, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। अब उलट के जरा देखो, इधर से इधर चल के जरा देखो, तो देख लो यहाँ पे उलट के मैंने रिएक्शन लिखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हर जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अच्छा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इन सारे रिड्यूसिंग एजेंट में पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो कहना कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देखो सबसे ज़्यादा माइनस में सारी वैल्यू हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा इस वाले का है। नीचे एकदम देखो लास्ट में ऑक्सीडेशन निगेटिव वैल्यू जितनी कम वो उतनी ज़्यादा मानी जाती है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो किसी को तेज़ी से देगा तो तेज़ी से लेगा, जो तेज़ी से लेगा वो बहुत तेज़ी से ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब यह स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अरे भाई फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी है, ये भी, ये भी है। तो कह रहा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो कहना जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग हो जाएगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट I- होगा, I- जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब आंसर में हमारा ये पेयर आ गया F2 और I- ये हो जाएगा। आपको कहो तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं इस वाली लाइन को पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, जिसका होता है रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, करना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस ऐसे पकड़ लो, या फिर आप ऐसे सोच लो कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा फिर तेज़ी से, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ सुनो, इसके बारे में सुनो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका सबसे ज़्यादा है, इसका I- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा का मतलब इसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, माने इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कोई किसी को तेज़ी से देगा, और जो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा तेज़ी से। इसका मतलब यह स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसे सोचना ज़्यादा सही है। कुछ लोग SOP SREP में इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन से बताते हैं, मैं आपको नेचुरली फील करके भी देख सकते हो कि कैसे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दे दो। आंसर आपके NCERT का सवाल है, सर NCERT करें, अनसॉल्व का क्वेश्चन है, देख लो। ये क्वेश्चन आपके कई बार सामने आया होगा। करा एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये रिएक्शन दिया है बेटा, A गिव्स A+, इसका कंसंट्रेशन x मोलर दिया हुआ है, ए साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, B+, इसका कंसंट्रेशन y मोलर है, आप लिख यहाँ B है। देखो जरा ध्यान से सुनो, A से A+, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, B+ से B, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है, और मैंने कहा कि किसी का रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो उससे सेल रिएक्शन लिख सकते हो। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ लिख दो A गिव्स A+ + 1 इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हाफ है तो यहाँ लिख देना B+, जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये B बनाएगा, दोनों को जोड़ दो, लेफ्ट राइट में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, A+B गिव्स A++ B,
ये जो रिएक्शन हमारा आया है ये हमारा गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है और यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और इसका करा ये अच्छा चलो करा इस सेल रिएक्शन का ईएमएफ पॉजिटिव है तो करा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ से जोड़ के जब सेल रिएक्शन लिखोगे यही आएगा। और ये जो सेल रिएक्शन आया इसका ईएमएफ दिया है करा इसका ईएमएफ सेल रिएक्शन का दिया है प्लस 0.20 वोल्ट दिया और किसी का ईएमएफ यदि प्लस में आ रहा है इसका मतलब वो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो बताओ चार ऑप्शन में करा कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा ऐसा करके पूछा है कि इसमें तो आंसर हमारा कौन सा आएगा भाई। ये यहाँ पर इसका मतलब ए का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और बी प्लस का रिडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये आंसर डी सही हो जाएगा। तो ये 12 का आंसर जिन्होंने दिया है डी बिल्कुल सही दिया। जोया अली का आंसर डी आया है, अनुष्का का भी डी और दिशा सचान का भी सबका आंसर डी आ रहा है। यस बिल्कुल सही है। और अनुज गंगवार का भी आंसर डी आ रहा है। चलिए भाई ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 13 नंबर सवाल जल्दी से देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। तो 13 नंबर सवाल में आओ भाई जल्दी से बात करें। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, हाइड्रोजन का, निकिल, 5 लोग हैं, पांचों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रम से दिया है। ये देखो जिंक का है और ये कॉपर का है और ये सिल्वर का है और ये जीरो जो है हाइड्रोजन का है और लास्ट में दिया है निकिल का। ये सभी का ये जिंक का है, ये कॉपर का है और ये सिल्वर का है और ये जीरो जो है हाइड्रोजन का है और ये जो है निकिल का है। सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। अब हमसे कह रहा है कि बताओ विच फॉलोइंग रिएक्शन, जो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहां पर कि मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब ईएमएफ मैक्सिमम आएगा। ईएमएफ मैक्सिमम कहाँ आएगा? तो एक काम करना बेटा, तुम दिमाग लगाना, एक बात सुनो। कहना ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और एक बात सुनो, जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रोड हैं, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, निकिल है, सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो कहना कि और मैक्सिमम वोल्टेज कब आएगा या मैक्सिमम पोटेंशियल कब आएगा? सुनो ध्यान से। पहले कहना यदि डिफरेंट इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो एक तो वह इलेक्ट्रोड लेना जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है और एक वह लेना जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम है। उन दोनों को कंबाइन करके सेल रिएक्शन बना देना। उस सेल से जो ईएमएफ आएगा वो मैक्सिमम आएगा या उसका जो वोल्टेज आएगा वो मैक्सिमम आएगा। फिर से सुनो, मैं आपको साथ बताया हूं कि यदि डिफरेंट इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो जिसका और उनमें कौन से 2 इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन करके सेल बनाया जाए जिसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो, तो मैं कहता था एक तो उसको चूज करो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता था, एक उसको चूज करो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होता था। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से गैल्वेनिक सेल बनाओगे तो उस सेल का पोटेंशियल या वोल्टेज मैक्सिमम आएगा। बट यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो वही बात उलट दो कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा एक उसको लो, एक उसको लो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो आओ जरा सा देखें भाई किसका ज्यादा है। तो पहली बात तो जिंक का प्लस में देखो ज्यादा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ये देखो +2 मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। तो इसका मतलब Zn से Zn+2, एक तो ये है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.76 वोल्ट। एक उसको लो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है। तो देखो यहाँ माइनस में 0.34, यहाँ माइनस 0.80, तो सिल्वर का ही सबसे कम है। माइनस में देखो वैल्यू ज्यादा है माने कम है। इसका मतलब एक तो जिंक वाले का ले लो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन हाफ बना लो और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है उसका रिडक्शन हाफ बना लो। बस एक काम करो, फिर से सुनो। डिफरेंट इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और उनमें 2 इलेक्ट्रोड को लेके कंबाइन करके सेल बनाना, उसका ईएमएफ मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, उसका वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा आए, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? तो कहना एक तो उसको पकड़ो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन हाफ बना लो और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है उसका रिडक्शन हाफ बना लो। फिर उन दोनों को जोड़ दो तो जो सेल रिएक्शन आएगी उससे वोल्टेज या पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हाफ बनना है तो बना दिया। दूसरे वाले इसका सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है तो इसका रिडक्शन हाफ बनाओ। तो रिडक्शन हाफ बनेगा देखो Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के जब Ag बना देगा तो इसको देख लो भाई, और इसका रिडक्शन हाफ लिखना है तो चलो लिख दिया। खैर इसकी जरूरत नहीं है, बस आप सीधा रिएक्शन पूछा है। तो ये
जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन हाफ लिखा, जिसका सबसे कम है उसका रिडक्शन हाफ लिख दिया, दोनों को जोड़ दो। नीचे वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो लेफ्ट राइट में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये देखो Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn प्लस 2 ये सेल रिएक्शन जो हमें दिख जाए इस पूरे चारों ऑप्शन में, कहना इस सेल रिएक्शन का ये जो गैल्वेनिक सेल है इसका वोल्टेज मैक्सिमम आएगा, इसका वोल्टेज जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ये बेटा देख लेना, बाकी और किसी और को कंबाइन करके गैल्वेनिक सेल बनाओगे तो पोटेंशियल इसकी तुलना में कम आएगा। ठीक है, तो देख लेना इसमें कौन सा आंसर होगा। तो देखो Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn प्लस 2 इसका आंसर बी सही होगा। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड का सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था, किन 2 इलेक्ट्रोड को मिला के गैल्वेनिक सेल बनाया जाए जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, कहना एक उसको लो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, एक उसको लो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा था उसका ऑक्सीडेशन हाफ बनाओ, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है उसका रिडक्शन हाफ बनाओ, दोनों हाफ को जोड़ दो, तो जो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन मिलेगा उस गैल्वेनिक सेल रिएक्शन का पोटेंशियल या वोल्टेज मैक्सिमम होगा ही आ जाएगा। 13 का आंसर बी आया है, सभी का बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से सॉल्व करते हैं। 14 लग जाएगा, जैसा कि मैंने दूसरे नंबर सवाल पे आज डिस्कशन किया था वो उसी पर बेस्ड है। जल्दी से आप आंसर बता दें भाई, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 करा स्टैंडर्ड ये नीट का सवाल है, करा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Li प्लस Ba प्लस 2 Na प्लस Mg प्लस 2 सभी का रिडक्शन पोटेंशियल क्रम से दिया गया है। कराए कि बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SREP के होता है, ऐसा आपको बताया हूँ। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर कर लो या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो SREP के डायरेक्ट होता है, और रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SREP होता है। एक इसका मतलब कुल मिला करके सीधा सीधा एक काम कर लेना कि जिसका SREP यहाँ पर देख लेना कि सबसे ज़्यादा होगा, जिसका SREP ज़्यादा होगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, कहना जिसका SREP मैक्सिमम होगा। और सारी वैल्यू माइनस में है तो माइनस में जो छोटी वैल्यू होगी तो माइनस में सबसे छोटी वैल्यू यही है। इसका मतलब Mg प्लस 2 से जो Mg बन रहा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है कहना वह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, जैसा कि आपको आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पर आ जाओ भाई। 15 नंबर सवाल देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल में आइए। 15 नंबर सवाल पे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। करा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ सिल्वर वायर डिप्ड इनटू 0.1 मोलर AgNO3। सुनो बेटा, ये बना लो सेल। करा सिल्वर का हमारा इलेक्ट्रोड है या वायर है Ag का, और इसको हमें सिल्वर के साल्ट में डुबा दिया। AgNO3 का साल्ट सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया, उसमें डुबाया है 25 डिग्री पर। टेम्परेचर यहाँ पे 25 दे रखा है। तो एक काम करो, सवाल में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ सिल्वर वायर। पोटेंशियल का मतलब कुछ न कहे तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल तभी आएगा जब यहाँ रिडक्शन हो रहा होगा। इसका मतलब मैं रिडक्शन हाफ ले लिया। अच्छा, रिडक्शन हाफ के अंदर ही तो रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखो। ऐसा होगा कि Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बन रहा होगा, ये है रिडक्शन हाफ, ठीक है, और ये रिडक्शन हाफ है। तो अब जरा सा एक्सप्रेशन करा लिख के बताओ, रिप्रेजेंट करो इसको। तो रिडक्शन हाफ के लिए लिखोगे तो अच्छा 25 डिग्री पर नर्स का इक्वेशन लिखो, तो लिख दो ई रिडक्शन बराबर हो जाएगा बेटा ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस 0.059 अपान n log Q। अच्छा, ये रिडक्शन हाफ है भाई। वो पूछा है ना पोटेंशियल सिल्वर का बताना। पोटेंशियल का मतलब कुछ ना कहे तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है तो रिडक्शन हाफ पहले लिख लो। सिल्वर आयन Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Ag बनाएगा। इस रिडक्शन हाफ का जरा 25 डिग्री पर नर्स इक्वेशन लिखो, तो ई रिडक्शन बराबर होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपान n log Q। अच्छा सुनो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ रिडक्शन, और हाँ
ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस 0.059 अपन एन कितना होगा 1 क्यों देखो एजी प्लस से एजी में जा रहा है तो यहाँ पर एक का चेंज है वही एन की वैल्यू 1 हो जाएगी log क्यू का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से क्यू निकालो इस रिएक्शन से, तो क्यू बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, और सिल्वर ये सॉलिड है इसका कंसंट्रेशन 1 होगा। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का एक्टिव मास यूनिटी होता है 1, और सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन देखो इसमें AgNO3 का कंसंट्रेशन 0.1 है, तो जो सिल्वर आयन होगा उसका कंसंट्रेशन भी 0.1 होगा। तो यहाँ सीधा लिख देना कि Q की जगह 1/0.1 और 0 यहाँ पे कुल मिला के आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा, तो log 10 क्या होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ई रिडक्शन पोटेंशियल बराबर आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059। ये एक्सप्रेशन या ये रिप्रेजेंटेशन हमारा आएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059। ये कौन सा आंसर है भाई, ये आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर 4 है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 आंसर विल बी 4, तो 15 का आंसर 4 हो जाएगा। लगा के चेक कर लेना, निश्चित रूप से आ जाएगा। और 15 का डी आया भी है कुछ लोगों का, तो बिल्कुल सही है, हाँ डी आया, यस बिल्कुल डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ भाई, 16 पर आइए, 16 नंबर सवाल पे आ जाओ। 16 नंबर सवाल तो देख के ऐसे ही आप उर्ली आंसर बता देंगे। कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, केवल कुछ नहीं कहा पोटेंशियल कहा, इसका मतलब वो हमने कहा था किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछ रहा माने रिडक्शन पोटेंशियल पूछा। तो बताओ भाई रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बताना, पीएच दिया है। और सुनो मैंने हाइड्रोजन के लिए 3 बातें बताई थी कि यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जब बात किया था और मैंने कहा था वो स्टैंडर्ड हो तब पीएच निकाला था, और फिर जब मैंने कहा था कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो स्टैंडर्ड ना हो ऑक्सीडेशन हाफ का काम कर रहा हो, और तब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पीएच में क्या रिलेशन था। कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जब वह स्टैंडर्ड ना हो रिडक्शन हाफ का काम कर रहा हो तो रिडक्शन पोटेंशियल और पीएच में रिलेशन बताया था। तो याद करिए, शायद आपको याद आ जाएगा कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर होता है माइनस 0.059 इंटू पीएच होता है, जैसा कि आपको बताया है। और यहाँ पर पोटेंशियल पूछ रहा है माने रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है, ये कन्फर्म है। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा माइनस 0.059 इंटू पीएच 1 दिया है तो 1 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा माइनस 0.059 वोल्ट आ जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है, माइनस 0.059 वोल्ट, आंसर सी सही है। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17 नंबर सवाल पे देखो भाई क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आइए भाई। 17 सवाल कह रहा है, एक सेकंड, 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 1 मिनट में जरा आंसर जल्दी बताइए, फटाफट पेन उठा के लगाते चलिए सवाल। कह रहा हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज। अच्छा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज मतलब वही कुछ नहीं कहा माने रिडक्शन पोटेंशियल, यही सवाल की ब्यूटी है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में चेंज पूछ रहा है। जब सोल्यूशन का इनिशियल पीएच 0 था, बाद में कह रहा है पीएच जो है 7 हो गया। इसका मतलब पीएच जो है पहले 0 था, फिर वो कह रहा है कि न्यूट्रलाइज होके अब पीएच जब 7 हो गया तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कितने का है। अच्छा सुनो बेटा, पहले निकालो रिडक्शन पोटेंशियल का फार्मूला। मैं जानता हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन बराबर होता है माइनस 0.059 इंटू पीएच होता है। अच्छा यहाँ भी वही लिखो, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का निकालना तो माइनस 0.059 इंटू पीएच लिख दो। अच्छा पहले पीएच 0 था तो यहाँ 0 रख दो, तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का जब यहाँ 0 रख दोगे पीएच की वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और जब पीएच 0 से 7 हो गया तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो भाई, माइनस 0.059 और इंटू यहाँ 7 कर दो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी लगभग माइनस 0.42 के लगभग आ जाएगी, इतना 41 या 42 लगभग आ जाएगी। अरे मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो ये 0.41 वोल्ट आ जाएगी। तो देखो जब पीएच 0 था तो उस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 था, अब पीएच करा 0 से चेंज करके न्यूट्रलाइज करके 7 कर दिया, तो अब जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस 0.41 वोल्ट आ गई। तो जरा बताओ कि पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ गई कि घट गई। अरे भाई पहले रिडक्शन पोटेंशियल 0 था,
अब जो है घट गई, -0.41 वोल्ट हो गया, माने घट गई। इसका मतलब जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का है, वो डिक्रीज कर गई। कितना? 0.41 वोल्ट डिक्रीज कर गई, इंक्रीज नहीं की। देखो यहां लिखा इंक्रीज कर गई इतना ना, डिक्रीज बाई 0.41 वोल्ट। आंसर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी होगा। कैसे होगा शायद आप समझ गए होंगे। करा हाउ मच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज, कि चेंज पूछ रहा है। पहले जब इनिशियली उसका पीएच 0 था, बाद में न्यूट्रलाइज करके पीएच 7 कर दिया। पीएच जब 0 था तब आपने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, हाइड्रोजन का 0 आया। जब पीएच 7 कर दिया गया तो यहाँ फार्मूले में वैल्यू 7 रख के जरा कर दो, तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इतना आ गया, माने 0 से इतना आ गया, घट गया। तो कितना घट गया वो निकाल देना। तो डिक्रीज बाई 0.41 वोल्ट डिक्रीज कर गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ भाई। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आप लेड स्टोरेज बैटरी आपने पढ़ रखा होगा, मैंने बताया था लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। लेड स्टोरेज बैटरी ये क्या है भाई? तो लेड स्टोरेज बैटरी में मैंने कहा था ये सेकेंडरी सेल है, ये सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल है और ये रिचार्जेबल सेल होता है, ये रिचार्जेबल सेल होता है, ऐसा भी मैंने बताया था। और इस सेल के बारे में एक बात और भी बताया था, जब यह लेड स्टोरेज बैटरी या जो रिचार्जेबल सेल या सेकेंडरी सेल जो हम बोल रहे हैं, जब यह डिस्चार्ज हो रहा होता है, जब ये डिस्चार्ज हो रहा था तो उस समय ये गैल्वेनिक सेल का काम करता है। और जब यह रिचार्ज हो रहा होता है, जब ये रिचार्ज हो रहा होता है तो उस समय यह इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करता है। इसका मतलब गैल्वेनिक जो ये लेड स्टोरेज बैटरी है, डिस्चार्जिंग के समय गैल्वेनिक सेल का काम करता है, रिचार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करता है, बताया हूँ। और एक बात और बताया था मैंने कि लेड स्टोरेज बैटरी में यहाँ पर जो एनोड होता है बेटा, वो स्पॉन्जी लेड का होता है, स्पॉन्जी लेड का एनोड होता है। और ये जो कैथोड होता है वो हमने बताया था लेड डाइऑक्साइड PbO2 का बना होता है। और यह एनोड और कैथोड दोनों को H2SO4 सोल्यूशन में डिप किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो H2SO4 होता है। कुल मिला के एनोड स्पॉन्जी लेड का बना होता है, कैथोड लेड डाइऑक्साइड का होता है, और यहाँ पर जो इन दोनों इलेक्ट्रोड को जिस सोल्यूशन में डुबाया जाता है वो H2SO4 होता है। ठीक है, आइए जरा से एक बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वो कह रहा है कि सवाल में पूछा है कि लेड स्टोरेज बैटरी जब चार्ज हो रहा होता है तब कौन सी घटना घट रही होती है। तो पहले आइए दोनों बातें हम देख लें, जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है और चार्ज हो रहा होता है तब। तो आइए जरा सा पहले तो एक दिमाग में 2-3 बातें रख लेना याद। एनोड, अच्छा एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर बेटा हमेशा रिडक्शन होता है, ये पता है। तो पहले एनोड, पहले हम देखो डिस्चार्ज का लिख रहे हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट। डिस्चार्जिंग वाला केस जरा सा दिमाग में रखो। डिस्चार्जिंग में क्या होगा? तो कहना पहले एनोड की घटना लिखो, एट एनोड, कहना एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा भाई, और एनोड पर एनोड है किसका? लेड का। तो Pb + SO4 - 2, और ये बन जाएगा आपका PbSO4। डायरेक्ट एनसीईआरटी का रिएक्शन लिख रहा हूँ, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पर ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो जरा कैथोड की जरा रिएक्शन देखो भाई। तो रिडक्शन का, और कैथोड बना किसका है? लेड डाइऑक्साइड का। इसका मतलब PbO2 और प्लस SO4 - 2 + 4H + 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, तो ये बन जाएगा आपका PbSO4 बन जाएगा, PbSO4 और बन जाएगा 2H2O बन गया। लेफ्ट राइट में इलेक्ट्रॉन देखो 2-2 हैं, कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों एनोड और कैथोड के, ये एनोड का रिएक्शन है, कैथोड का, दोनों को जोड़ दो तो कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगी आपको। ये देखो Pb + PbO2, Pb + PbO2 प्लस ये देखो 4H + SO4 - 2 यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2H2SO4, और इधर बन गया आपका PbSO4 और PbSO4, तो 2PbSO4 + 2H2O। ये रिएक्शन जो मैंने लिखा है बेटा ध्यान से देखो, ये डिस्चार्ज जब वो सेल हो रहा होगा, जो आपकी बात करें लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तब ये रिएक्शन हमारा। और डिस्चार्ज के समय क्या हो रहा है? H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। और यही रिचार्ज के समय क्या होगा? तो रिचार्जिंग के केस में बस कुछ नहीं करना है। रिचार्जिंग में क्या होगा? यही रिएक्शन रिवर्स करके लिख दो, और रिवर्स करके लिखोगे तो ये रिएक्शन देखो मैं लिख रहा हूँ 2PbSO4 + 2H2O
गिव्स ये बन जाएगा आपका Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये जो नीचे रिएक्शन लिखा है, ऊपर वाला ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन, ये डिस्चार्ज जब हो रहा था तब, और रिचार्ज जब हो रहा था तो ये रिएक्शन है। और ये सवाल में यही पूछा था कि बताओ लेड स्टोरेज बैटरी जब रिचार्ज होगा तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होगा। देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रीजनरेट हो रहा है बेटा, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी याद रखना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट यही रिएक्शन लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 18 के बाद चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बस खत्म होने वाला है, जल्दी से देख लो 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ई नॉट ऑफ द रिएक्शन, ए रिएक्शन दिया है, जल्दी से देख के बताओ। कह रहा है कि ए रिएक्शन है भाई Fe प्लस Zn प्लस 2 गिव्स Zn प्लस Fe प्लस 2। सुनो, इसका कह रहा है कि रिएक्शन का ईएमएफ दिया है, ई नॉट सेल का, ये जो सेल रिएक्शन है इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है -0.35 वोल्ट। बताओ ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा भाई, आंसर जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें कह रहा है, 19 का जरा आंसर बताइए। 19 का बी बताए हैं, नॉट फिजिबल। यस बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिसने भी 19 का बी, दिशा सचान का आंसर आ रहा है 19 बी, ज्योति का बी, नितेश का बी, ठीक है, कोमल यादव बी, ठीक है, आप सभी लोगों का आंसर बी है, नॉट फिजिबल। यस क्यों भाई, अरे बताता हूं, किसी भी सेल का यदि स्टैंडर्ड ईएमएफ निगेटिव में दिया है, इसका मतलब वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो सेल रिएक्शन नॉट फिजिबल है। तो ये तो नॉट फिजिबल हो गया, तो ये आंसर आ जाए। क्वेश्चन हल्के में मत लेना, ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसलिए आपको देख लेना भाई। ये इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ जो रिएक्शन का दिया है वो निगेटिव में है, और निगेटिव में यदि स्टैंडर्ड ईएमएफ है, इसका मतलब सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है, इसका मतलब नॉट फिजिबल है, वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा बी, तो 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल पर आइए। क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल में करा फॉर द रिएक्शन, ए रिएक्शन दिया है बेटा, ए सॉलिड है, 2b प्लस से रिएक्शन किया, a प्लस 2 बना, प्लस 2b बना, और ए भी सॉलिड है। इस रिएक्शन का करा Kc दिया है 10 पावर 12 और करा सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ बताओ। चलो एक बात याद करो, शायद आपको याद होगा कि हम जब नट्स का एप्लीकेशन बताए थे, नट्स के बारे में, नट्स इक्वेशन, तो हमने कहा था 25 डिग्री का नट्स इक्वेशन आपने पढ़ा था। ई सेल बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल -0.059 अपान n log Q होता है। अच्छा ये बताओ बेटा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करा इतना है, और ई नॉट सेल हमें बताना है क्या होगा। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया, तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आए। और इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन होती है तो आपको दो बात हमेशा याद रखना है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन यदि है तो वहाँ पर Q Kc हो जाएगा, और ई सेल जो होता है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ई सेल को 0 कर दो और Q के जगह हटा के यहाँ पर Kc लिख दो, तो देखो लिख दिया। अब क्या है, ये पूरी वैल्यू माइनस में इधर आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ई सेल हमें निकालने की बात करें, ई नॉट सेल निकालना। इसका मतलब ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा 0.059 अपान n log Kc, और Kc की वैल्यू दिया है 10 के पावर 12, सीधा लिख दो। और यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे, क्यों 2 रखेंगे, इधर सुनो, यहाँ a 0 से +2 में जा रहा, 2 का चेंज है, और यहाँ पे मतलब कुल मिला के ऑक्सीडेशन हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा, और यहाँ पर B प्लस से B बन रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 B प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। इसका मतलब इस पूरे रिडक्स रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो वही n फैक्टर हो। यहाँ n की वैल्यू होगी, n फैक्टर नहीं n कह लेना। तो ई नॉट ऑफ सेल पूछा है हमसे, तो हो जाएगा 0.059 बाई 2, और यहाँ log 10 के पावर 12, इसका मतलब आएगा 12 log 10, log 10 की वैल्यू 1, 2 से जरा 12 को डिवाइड करो 6 आएगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट। इसका मतलब 20 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दिया है 20 के आंसर फर्स्ट देने वाले बहुत सारे लोग हैं। यस 20 का आंसर फर्स्ट है, बहुत लोगों का आंसर आया है, 0.354 आया। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर सही है। मोहम्मद
क्या नाम है भाई, मोहम्मद मुरसलीन का आंसर भी फर्स्ट आया है। दीपक वर्मा, निर्भय यादव, नित्या यादव, नितेश, ललित राज, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर ए आया है और लग जाएगा, कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट आइए जरा सा क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाओ भाई। 21 क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर बताइए। AIPMT का क्वेश्चन AIPMT का है, आंसर आपको रटा भी होगा लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान सुनना। करा द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होगा टू मेक अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन, माने वही 25 डिग्री सेल्सियस। सुनो बेटा, एक बात सुनो, यहां पे सवाल में एक बात बोला है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 है। कहना यार पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0, इसका क्या मतलब है? अरे भाई रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, कुछ ना कहे तो सीधा रिडक्शन पोटेंशियल सोच लो। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल 0 और रिडक्शन हाफ रिएक्शन पहले लिखो जरा सा। तो इसका मतलब H2 नहीं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखें तो ये लिख सकते हैं 2H+, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो H2 बनेगा, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। 25 डिग्री पर जरा नॉट्स का इक्वेशन लगाइए तो ये होगा E रिडक्शन बराबर हो जाएगा E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपान n log Q, यहाँ Q लिखो। अब Q कैसे आएगा? तो ये देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसका जरा Q निकाल लो, इस रिएक्शन का जरा Q निकालो तो Q बराबर होगा, ये हाइड्रोजन गैस है तो इसका प्रेशर ले लेना, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपान और H+ आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अरे भाई किसी भी दिए गए अभिक्रिया का Q तो निकाल सकते हो। Q होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड में यदि कोई गैसियस सब्सटेंस है तो वहां कंसंट्रेशन न लेकर उसका प्रेशर ले लेना। तो ये देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो इसका प्रेशर ले लेना, ये हाइड्रोजन आयन एक्वस में होगा तो इसका कंसंट्रेशन ले लेना, तो Q बराबर ही आ गया। और 25 डिग्री पर रिडक्शन हाफ के लिए नॉट्स इक्वेशन है लिखा जाएगा, ई रिडक्शन बराबर ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस 0.059 अपान n log Q। सुनो बेटा, और सवाल में एक बात पूरा करा है कि रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का है वो 0 है, ये तो 0 कर दिया उस सवाल में। और मैं जानता हूं जैसा कि आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है वो बता रहा है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, मैं जानता हूं बस। तो इधर एक तरीके से 0 हो गया, यहां भी कट जाएगा, 0 हो गया, कट नहीं जाएगा बल्कि ये 0 है, ये भी 0 हो गया। ये कह रहा है सवाल में 0 है, ये मैं जानता हूं 0, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा ये सब इधर 0 बराबर आ गया माइनस 0.059 अपान n यहाँ 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लिया जा रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 log Q की जगह ये लिख देना, Q की जगह ये लिख देना प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपान हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के पावर 2। और सुनो 2 इधर जाके 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा 0 अपान ये वाली वैल्यू करोगे 0 हो जाएगा, तो इधर ओवरऑल 0 हो गया, 2 इधर चला गया 0, ये इधर आ जाएगा 0, अब माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कुल मिलाकर के वैल्यू आ जाएगी लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपान हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के पावर 2 बराबर 0। अच्छा लॉग जब उधर जाएगा इक्वल के उधर तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, देखो इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, इसका मतलब आ जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपान हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर बराबर हो आ जाएगा बेटा एंटी लॉग 0, और एंटी लॉग 0 क्या होगा 1। आप पढ़ते हैं ना कि log 1 0 और एंटी लॉग 0 क्या होगा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसका मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपान और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर ये बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के पावर 2। और 25 डिग्री पर वाटर के अंदर आपको पढ़ाया हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम में बात जब चली थी तो अब 25 डिग्री एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर 1 × 10⁻⁷ होता है, इतना मोल पर लीटर होता है, याद रख लीजिएगा। 25 डिग्री टेम्परेचर पर पानी में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है, और यहाँ 25 डिग्री पर ही प्योर वाटर की बात कर रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ स्क्वायर कर देना। इसका मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा
10⁻⁻7 का स्क्वायर, इसका मतलब 10⁻⁻14 ATM आ जाएगा प्रेशर। तो यही पूछा था कि प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो जिन्होंने आंसर दिया है कि आंसर फर्स्ट, यस आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करा था, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का करा था, 0 था, तो मैंने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा, रिडक्शन ई रिडक्शन बराबर ई नॉट ऑफ रिडक्शन और -0.059/n log Q। अच्छा, इस रिडक्शन हाफ का Q निकाला, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर कर देना बेटा। और इस हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, मैं जानता हूं, और वो रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 कह रहा है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो इधर 0 हो जाएगा। इधर सारा वैल्यू ले जाओ, 2 को 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0.059 को ले आके यहाँ नीचे डिवाइड करो तो भी 0 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसका मतलब लाग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, लाग इधर जाएगा तो एंटी लाग 0 हो जाएगा और एंटी लाग 0 1 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करना तो हाइड्रोजन का प्रेशर निकल के आ जाएगा 10⁻⁻14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभिषेक कुमार का आंसर ए, आदित्य जायसवाल का भी आंसर ए है, और देवेश का भी आंसर आ रहा है ए। तो इसका मतलब मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब खत्म होने वाला है, ज़्यादा सवाल अब नहीं रह गया है, लेकिन ये है कि एक बार हम लोग इसको डिटेल इसलिए लगा दे रहे हैं सब रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए। क्वेश्चन देख लो, ये बहुत अच्छा सवाल है, देख के ही लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 का देखते ही आंसर दे सकते हो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस डज नॉट अकर, कौन किसको यहाँ पे करा है, कहाँ पर डिस्प्लेस नहीं करेगा रिएक्शन में, करा ना फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट, अच्छा सॉरी नीचे करा है निम्नलिखित में कहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं पाया जाएगा, ये पूछ रहा है। अच्छा ये बेटा एक बात आपको मैं बताता हूँ कि रिएक्टिविटी के बारे में शायद आप पढ़े होंगे, रिएक्टिविटी और एसआरईपी में इनवर्स रिलेशन होता है, जिसकी एसआरईपी जितनी कम उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है, शायद आपको याद होगा। तो पूरा ईसीएस जो बना था, ऊपर से नीचे जाने पे एसआरईपी बढ़ रहा था, तो ऊपर वाले का एसआरईपी कम होता था, तो ऊपर वाले जो थे वो नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, माने ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। तब ये ऊपर वाला नीचे वाला, तो आपको पूरा चैनल याद होना चाहिए सीरीज। अब देख लो जरा सा समझो, पहले वाले में आओ तो बेटा जिंक और हाइड्रोजन में जरा देखो ये पहला वाला रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, जरा देख लो। तो कहना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जिंक और हाइड्रोजन में जरा याद करो कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 होता है, जबकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो यह इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन तो पॉसिबल है। देखो Zn क्या करेगा, अरे भाई इसका Zn क्या करेगा, इसको रिड्यूस करा देगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। देख लो ध्यान से समझो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा इसमें आ जाओ जरा सा, यहाँ पर दूसरे वाले रिएक्शन में आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे Fe है और Ag+ है, तो बताओ भाई Fe से Fe+2 जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, और आप पढ़ते हैं Fe+2 से जब Fe में रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.44 वोल्ट होती है। और यहाँ पे सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल जरा निकाल लो, सिल्वर आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.80 वोल्ट होता है। तो बताओ रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, तो यह देखो इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह किसी सिल्वर के साल्ट से सिल्वर को रिप्लेस कर सकती है। इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वो कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूछने का मतलब है कि कौन सा रिएक्शन नहीं पाया जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों? तीसरे वाले को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर देखो Fe+2 का रिडक्शन पोटेंशियल तो यही होता है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जरा कॉपर आयन का निकालो, तो ये होता है +0.34 वोल्ट होता है, 34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। अब जरा समझो भाई इसमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम है। इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे। और यहाँ पर देखो क्या है, कॉपर जो है आयरन के साल्ट से आयरन को रिप्लेस करा, जबकि गलत है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो होगा वह कॉपर के साल्ट से कॉपर को रिप्लेस करेगा। इसका मतलब ये लाइन जो है ये गलत दिया हुआ है, ये संभव नहीं है। हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, तो लेड का कोई साल्ट हो, उससे लेड के साल्ट से जिंक क्या करेगा, लेड को रिप्लेस कर देगा। तो ये तो सही है, ये रिएक्शन सही है, ये भी सही है, ये भी पॉसिबल है, बट ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है,
आयरन की, और आयरन जो है वह कॉपर के साल्ट से कॉपर को रिप्लेस करेगा, जबकि यहां पर करा कॉपर जो है आयरन के साल्ट से आयरन को रिप्लेस करा, ये बिल्कुल गलत है। तो ये 22 में आंसर करा कि कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा। तो ये आंसर देख लेना, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। 23 देख लो भाई, 23 में करा कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है और रिएक्शन में एक बात बोल रहा है 23, बस 2 सवाल और बचे हैं, देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 करा कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है, Cl2 गैस है, 2Br माइनस ये एक्वस है, और ये बना रहा है 2Cl माइनस एक्वस है, और यहाँ पे बन रहा है Br2 बन रहा है, ये देखो। अच्छा सुनो, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा है, सही करना, यहाँ Cl माइनस है, यहाँ Br माइनस, ये लिखा है Cl माइनस माने क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और ब्रोमीन, इन सभी का कंसंट्रेशन इतना है। क्लोरीन गैस का प्रेशर 1 atm दिया है, और कह रहा है कि वो जो ऊपर रिएक्शन हमारा ये दिया है, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ भी दे रखा है। तो कह रहा है बताओ कि ईएमएफ सेल का बताओ क्या होगा। सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है, ईएमएफ पूछा है, इसका मतलब सुनो, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059, नॉट्स इक्वेशन का एप्लीकेशन करो 25 डिग्री पर, तो ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग क्यू। क्यू कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कोई गैस है तो उसके कंसंट्रेशन की जगह उसका प्रेशर कंसीडर कर लेना। सुनो, तो यहां लिख रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन का स्क्वायर इंटू ब्रोमीन का कंसंट्रेशन, Br2 का कंसंट्रेशन दिया है सवाल में, अपान, और यहाँ पे लिख देना और यहाँ पे क्लोरीन गैस है तो इसका प्रेशर ले लेना, प्रेशर ऑफ क्लोरीन इनटू, और ये कर देना कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन का स्क्वायर। एक्सप्रेशन लिखना बस आपको आना चाहिए, लिख लेना भाई रिएक्शन देख करके। तो ई नॉट सेल दिया है, जो सेल है रिएक्शन उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया है, तो लिख देना यहाँ पर हो जाएगा 0. ये वैल्यू दी गई है 0.288 दिया, माइनस 0.059 अपान एन। एन की वैल्यू क्या होगी ये देख लो भाई, 2 होगी। क्यों 2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। देखो 0 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये देखो कितने का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया जा रहा है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। इसका मतलब पूरे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में 2 ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। इसका मतलब एन की वैल्यू 2 और लॉग। सुनो यहाँ पर क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन, ये क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन यही है 0.01, तो यहाँ लिख देना 0.01 का स्क्वायर इंटू ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन का कंसंट्रेशन भी वही दिया है 0.01 अपान प्रेशर ऑफ क्लोरीन, प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस 1 atm है, यहाँ 1 लिख देना इंटू, और यहाँ पर ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन कहाँ गया भाई, ब्रोमाइड आयन एक्वस है ना, इसका कंसंट्रेशन ये वही है 0.01 का स्क्वायर कर देना। ठीक है भाई, देख लेना। तो ये वैल्यू तो देखो स्क्वायर वाली ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ 0.01 बचा, मतलब यहाँ 10⁻⁻2 बचा, तो ये हो जाएगा ई सेल, आंसर आ चुका होगा आपका। तो ई सेल बराबर हो जाएगा 0.288 माइनस 0.059/2, और यहाँ सॉल्व करो तो यहाँ पे आएगा log 10⁻⁻2, और ये जब ये आएगा सॉल्व करके तो ये आएगा -2 log 10, log 10 1, -2 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस को क्या करेगा प्लस, और 2 को काट देगा। इसका मतलब ये आ जाएगा ई सेल बराबर 0.288 प्लस 0.059 करके जोड़ देना इसमें, यहाँ से सेल का ईएमएफ आ जाएगा। देख लेना, आंसर मैच करा लेना, मैच कर जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही है भाई, 23 का जरा आंसर बताइए, 23 का आंसर जल्दी से। बी आंसर दे रहे हैं, यस बी सही होगा भाई। अरे भाई इसको जोड़ना ही तो है बस, बाकी तो मैंने सब कर दिया। सेल का रिएक्शन दिया था मैंने, 25 डिग्री का नट्स इक्वेशन लगा दिया, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग क्यू। क्यू की जगह क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहीं गैस है तो उसका प्रेशर ले लेना, यहाँ पर क्लोरीन एक्चुअल में गैस है तो यहाँ पे उसका प्रेशर ले लेना, बाकी ये लिक्विड फॉर्म में जितने हैं उनका कंसंट्रेशन ले लेना, लेके वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आएगा 0.35 वोल्ट। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम आपको 24 नंबर और दिखाते हैं भाई, जरा सा जल्दी से देख लो। क्वेश्चन में करा है कि डायरेक्ट देख के बता दो,
क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन लगाने वाला नहीं है, थ्योरेटिकल सवाल है। जल्दी से बताओ इन गैल्वेनिक सेल ट्रू स्टेटमेंट कौन है। गैल्वेनिक सेल आपको बनाया गया होगा तो देखा होगा आपने। जैसे मान लो कहा है जिंक की राड है, जिंक के साल्ट सोल्यूशन में ZnSO4 में डुबाया। एक कॉपर की राड है, एक जनरल सा गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं, ध्यान से देखो। कॉपर की राड को कॉपर साल्ट सोल्यूशन में डुबा दिया, इन दोनों को बेटा हमने ऐड कर दिया, यहाँ साल्ट ब्रिज लगा दिया, ये पूरा गैल्वेनिक सेल बन गया। और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ। तो कहना एक मिनट, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, ये एनोड है। पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड है, और यहाँ पर एक कैथोड है, एक कैथोड बना हुआ है, एनोड कैथोड आपको दिख रहा होगा। एक बात सुनो, यहाँ जिंक से जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आ रहा था, यहाँ सोल्यूशन का कॉपर आयन कॉपर के रूप में यहाँ पे डिपोजिट हो रहा था, यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन। अच्छा ऑक्सीडेशन हुआ तो Zn से Zn+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब सोल्यूशन में जिंक आयन की मात्रा बढ़ने लगी। और मैंने कहा था यदि सोल्यूशन में कंसंट्रेशन, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसका मतलब गैल्वेनिक सेल का जो एनोड है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो कैथोड है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। बस इतना देख, एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अच्छा कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड का कम। अच्छा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, देखो जिंक से जिंक आयन बना, जिंक से ये लिख रहा हूं गलत लिखा था, Zn से Zn+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से आगे जा रहा है। ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसका मतलब करंट इधर आएगा, और करंट कहां से कहां जाएगा, कैथोड से एनोड। देखो यहां लिखा है करंट फ्लो फ्रॉम एनोड से कैथोड, गलत लिखा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहा है, करंट तो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ट्रू पूछा, अच्छा कह रहा है एनोड पॉजिटिवली टर्मिनल है, नहीं एनोड यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। और कह रहा है कि जो सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो ई सेल जीरो लेस देन जीरो होगा, नहीं यदि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो वहां पे सेल का ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका तो ये भी गलत है, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ई सेल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यहाँ लेस देन जीरो लिखा, तो ये गलत है। कैथोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल, यस कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो गैल्वेनिक सेल का पूरा चित्र दिमाग में दी है तो आप आंसर लगा लेंगे। लास्ट क्वेश्चन बेटा 25 नंबर सवाल पे आ जाइए, आखिरी सवाल, ये इसका आंसर जल्दी से आप बता दीजिए। आखिरी सवाल का आंसर जल्दी से आप बता दें फटाफट। आखिरी क्वेश्चन है करा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन इज 0.01287 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट वुड बी इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमसे पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा ये बताना है। सुभाषिष तिवारी क्वेश्चन पूरा लग नहीं पाया है, क्यों भाई, क्यों क्वेश्चन पूरा नहीं लग पाया। पूरा क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन आपको कराया है, देख लीजिए। चलिए चलिए पीडीएफ मिला नहीं, एक्चुअल में पीडीएफ में आपको ग्रुप में मिल जाएगा। सुभाषिष पीडीएफ मिला नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब पीडीएफ इनको मिल जाए, ग्रुप एक बना हुआ है उस ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया, जैसे अभी क्लास खत्म होगी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पहले क्लास एक बार पूरा अच्छे से जिसको पढ़ना है कि क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन दिक्कत करे यहाँ से फिर से दोबारा देख लीजिए, वीडियो तो पड़ा रहेगा यूट्यूब में। करा है 25 नंबर सवाल पे आ जाओ भाई, 25 नंबर क्वेश्चन लग जाएगा, कुछ नहीं है। करा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एक ही चीज है, इसका मतलब वही कप्पा की बात करा। करा उस कप्पा की वैल्यू इतना दिया है, ओम 0.01287 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये दिया है। और करा सोल्यूशन की नॉर्मलिटी भी दी गई है, 0.5 नॉर्मल दी गई है नॉर्मलिटी। करा व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अरे भाई फार्मूला पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मलिटी। कप्पा दे रखा है क्या भाई 0.01287 और इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी दिया है 0.5। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल था, इसमें
सॉल्व करना, 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 12.87 डिवाइडेड बाई 0.5। तो एक तरीके से यहाँ से निकाल के आंसर चेक कर लेना, ये आंसर आपका मैच कर जाएगा। देख लो भाई, कप्पा की वैल्यू क्या है, 0.01287 है, इंटू 1000 अपन नॉर्मलिटी 0.5। ठीक है, लगा दो। कौन सा आंसर है? 25 का आंसर बताओ। 25 का आंसर निकाल दो, क्या आंसर आ जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू पूछा है। नितेश का आंसर आया सी। यस, सी सही हो जाएगा बेटा। चंद्रभान का आंसर आया 25.6। यस, 25.7 वही 25.74 के लगभग आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर निकाल के देख लेना। इस अरे यार ऐसे कर लो ना सीधा, ये 0.5 को माने 1/2 है, 1/2 ही तो है। 0.5 माने 1/2, तो 2 से ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और यही आंसर आ जाएगा, 25.74 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन जो अभी हमने आपको कराए हैं बेटा, ये देख लेना। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के क्वेश्चन से टच करते हुए सवाल हैं सब। तो वैसे इसके पहले मैंने 2 आपको दिन क्लास किया था, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चल रहा था, तो 2 दिन हमने क्वेश्चन करा दिया है, और इससे अच्छे भी क्वेश्चन हमने वहाँ पे करवाए थे। तो ओवरऑल इतने सवाल आप लगा लेना। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आता रहा। ठीक है बेटा, ओवरऑल हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा।